गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 27 जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिवेटर्स प्रोसेस के बारे में पढ़ा था जो कि हमारी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स थे। तो उन्हीं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में अपन फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा कौन सा आता है? ऑक्सीडेशन पॉन्ड। तो ये जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड है ना, ये भी हमारा कौन सा था? अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम था या फिर सस्पेंडेड? ये था हमारा सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। और इसमें क्या होता है एक्चुअल में, ये आपने देखा हुआ है सभी ने। जैसे हमारा जो घर होता है, घर पर हमने देखा साइड में कोई हमारा प्लॉट खाली है, तो हमने क्या किया, हमारे जो घर का जो मेन ड्रेन है उसको हमने उस प्लॉट के अंदर छोड़ दिया। तो उस प्लॉट में क्या होने लगा, 2-4 घर और डालने लगे, अपनी नाली का जो सीवेज है उस प्लॉट में डालने लगे। तो धीरे धीरे उस प्लॉट के अंदर ऑटोमेटिकली एक पॉन्ड टाइप का बन जाता है, एक तालाब टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा वो बिल्कुल कीचड़ जैसा हो जाता है। तो कीचड़ जो है ना वो बिल्कुल ब्लैकिश, देखो जो अपना सीवेज होता है ना, वो सीवेज अपना बिल्कुल फ्रेश सीवेज, फ्रेश का मतलब ताज़ा, जो मतलब क्या है अभी जनरेट हुआ है रिसेंटली, उसका कलर होगा ब्राउन। ठीक है, लेकिन जो स्टेल हो चुका, जो क्या है ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है, मतलब जिसमें अपन को इतना हार्मफुल नहीं है, उसका कलर होता है ब्लैक। तो आपने देखा होगा उसका जो कलर होता है ना ऊपर तो वैसा रहेगा, लेकिन आप जब उसको हटाते हो या कभी किसी फावड़े से आप खोदते हो तो देखा होगा बिल्कुल ब्लैकिश रहता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पर कोई ना कोई से माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। तो ये जो हमारा पॉन्ड था ना, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पॉन्ड। अरे भैया सबसे बेस्ट पॉन्ड होता है ये, क्यों? क्योंकि ये हमारा इसमें तो कॉस्ट नहीं लगती पहली बात, और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो सबसे ज्यादा इसको ऑक्सीजन मिलेगी, इसको ऑक्सीजन बिल्कुल मिलती रहेगी। ऑक्सीजन मिलेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेंगे और वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे। तो ये सिंपल सा अपना पॉन्ड था जो अपन ने देखा भी हुआ है इस प्रकार का। ये तो अपन क्या है, अपन डायरेक्टली डाल देते हैं। ऐसा पॉन्ड अगर बनाया जाता है तो उसी को अपन ऑक्सीडेशन पॉन्ड कहते हैं, जिसका अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं बाकायदा, वो अपना ऑक्सीडेशन पॉन्ड होता है। और इसका यूज अपन कहाँ पर करेंगे? बस वहां पर कर सकते हैं जहां पर क्या है भैया, एरिया बहुत ज्यादा है, इसके लिए एरिया ज्यादा चाहिए होता है। तो जहां पर एरिया की अवेलेबिलिटी ज्यादा है वहां पर अपन इसका यूज करते हैं। इस पॉन्ड में जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी लगती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, ना कोई पंपिंग करनी है आपको, ना किसी टैंक से पानी को सीवेज को आगे भेजना है। तो किसी प्रकार की इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। तो इसका यूज अपन बेसिकली कहाँ पर करते हैं? इसका यूज अपन करते हैं रूरल एरिया के अंदर। ठीक है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड के अंदर ही उसी की कैटेगरी होती है एक ऑक्सीडेशन डिच, खड्डे, छोटी छोटी सी खाइयां खोदी जाती हैं। वो जो ऑक्सीडेशन डिच है ना, जितने भी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं उन सभी में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ऑक्सीडेशन डिच की होती है। कितनी होती है देख लेते हैं। देखिए भाई, जो मैंने लिखा है इसके अंदर, यह हाईली एरेटेड पॉन्ड होता है, बहुत ज्यादा एरेटेड होता है ये, जिसमें 90% तक बीओडी रिमूव हो जाती है, इसकी 90% तक होती है। लेकिन जो ऑक्सीडेशन डिच होती है उसकी कितनी होती है भाई? बीओडी रिमूवल तो होती है 98% और सस्पेंडेड सॉलिड्स 95% तक रिमूव कर देता है। ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछता है, 4 ऑप्शन देता है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर और ऑक्सीडेशन डिच, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछता है मैक्सिमम एफिशिएंसी किसकी है? ऑक्सीडेशन डिच की। अगर ऑप्शन के अंदर ऑक्सीडेशन डिच नहीं है और आपको 4 मिल रहे हैं, सेप्टिक टैंक, इमॉफ टैंक, एएसपी, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, तो अपना आंसर क्या होगा? ऑक्सीडेशन पॉन्ड। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में एक प्रॉब्लम होती है क्या, इसमें फ्लाई नेशंस होता है, आपने देखा भी होगा, मच्छर पनपते हैं वहाँ पे खुले में, अपन ये जो डालते हैं सीवी, मच्छर पनपते हैं, मक्खियाँ बिनकती हैं। तो ये फ्लाई नेशंस, और क्या होता है अपना मॉस्किटो ब्रीडिंग, बदबू भी आती है, सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर होती हैं। तो ये लिखा हुआ है इसमें, फ्लाई नेशंस में मॉस्किटो ब्रीडिंग की प्रॉब्लम, वो ऑर्डर प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। गांव में एरिया अधिक अवेलेबल होता है, वह इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी जरूरत नहीं होती, इसलिए सामान्य इसका यूज कहाँ पर करते हैं अपन? रूरल एरिया में करते हैं। क्यों करते हैं इसका रीजन पता है अपन को। और इसका डिटेंशन पीरियड कितना होता है? 2 से 6 वीक्स, मतलब 1 से 2 महीने के बीच में अपन इसको साफ करते रहते हैं। ये था अपना ऑक्सीडेशन पॉन्ड और ऑक्सीडेशन डिच के बारे में बात। अब देखो अपनी, अगर मैं अनाएरोबिक प्रोसेस की बात करूं तो अनाएरोबिक अपने 4 हैं, सेप्टिक टैंक, इमॉफ टैंक, इमॉफ लेगून्स है, अनाएरोबिक लेगून्स है, और है अपना UASBR, लेकिन वो अपने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 हैं, 2 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको इसमें डाल रखे हैं। एक तो है सेप्टिक टैंक, ये हमारा क्या होता है? ये भी अनाएरोबिक प्रोसेस है। अनाएरोबिक मतलब एयर की एब्सेंस में ये काम होगा। इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल कौन से काम करेंगे? एयर की एब्सेंस में। और ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर, बायोलॉजिकल यूनिट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, कि जो हमारा अनाएरोबिक प्रोसेस होता है उसके अंदर गैसेज इवॉल्व होती हैं, और क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट अपन को मिलता है एंड में, एंड प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या रहता है अपना? अनस्टेबल होता है, मतलब तो ऑयल, ग्रीस, इस टाइप का मिलेगा जिसको अपन इजीली कैच नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये सब चीजें अपन को एंड प्रोडक्ट के रूप में मिलती हैं, किसमें? अनाएरोबिक डिकम्पोजिशन में। तो सेप्टिक टैंक आप जानते हो अच्छे तरीके से, अपने घर में अपने वॉशरूम के नीचे जो टैंक रहता है उसको सेप्टिक टैंक ही कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, इस टैंक के अंदर दोनों लगभग एक ही चीजें हैं। इस टैंक के अंदर क्या होता है
कि स्लज का जो हमारा स्लज है, हम स्लज की ही बात करें तो हमारा जो सीवेज है उसका सेडिमेंटेशन एज वेल एज स्लज का डाइजेशन दोनों एक ही चैम्बर में होते हैं। मतलब एक टैंक बना दिया, ऊपर से हमने सीवेज को डाल दिया इस टैंक के अंदर, सीवेज को हमने इसके अंदर रखा। तो जैसे ही आप उसको रखोगे तो उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो स्लज है वो नीचे बैठेगा तो इसका क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन, ठीक। और दूसरा क्या होगा, उस स्लज का डाइजेशन भी होगा। डाइजेशन के बारे में मैंने इस यूनिट के फर्स्ट फ्लो चार्ट में लिखा था कि स्लज डाइजेशन का मतलब केवल इतना सा होता है कि उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर या माइक्रो ऑर्गेनिक जो एक्टिव कंडीशन में है वो अपने क्या है, इनएक्टिव हो जाएं और उसमें से मॉइस्चर रिमूव हो जाए, स्लज थिकनिंग जो प्रोसेस रहता है अपना, ठीक है ना। तो ये स्लज डाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसमें अपने जो ऑर्गेनिक मैटर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिक मौजूद है स्लज के अंदर, नॉट सीवेज, स्लज में जो मौजूद है वो क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए। ये अपना मकसद रहता है किस चीज़ का, स्लज डाइजेशन का। तो इस टैंक के अंदर दोनों चीज़ हो रही है, वो जो आपने सीवेज डाला था तो स्लज जो है उसमें नीचे बैठेगा तो नीचे क्या है, अनएरोबिक कंडीशन है, और उसमें जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अनएरोबिक वो उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब बात आती है कि ये जो प्रोसेस है इसमें एक प्रॉब्लम होती है क्या, डिस्पर्सन की। डिस्पर्सन का मतलब क्या है, वो बेतरतीब तरीके से जैसे ही वो सेटल हो रहा था फिर से वो डिस्टर्ब हो गया। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बोतल है, बोतल में मिट्टी है, मैंने उसको हिला के रख दिया तो उसमें आपको मिट्टी के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, लेकिन उसको मैंने 2 घंटे तक रखा तो मिट्टी क्या बैठ रही है धीरे धीरे, लेकिन आपने क्या किया, फिर से उसको छेड़ दिया, थोड़ी देर बाद फिर से वो सारी मिट्टी दोबारा पूरा पानी गंदा हो गया, बैठने लगा, फिर से आपने छेड़ दिया। तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर होती है डिस्पर्सन की। क्यों, आप समझ सकते हो भाई, अपन भी क्या है जब यूज़ करते हैं वॉशरूम को, जो अपना सेप्टिक टैंक नीचे है, तो अपना जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो क्या है, अपन जो रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली तो उसमें जा नहीं रहा, वो भाई कभी कभी जा रहा है नीचे, जो भी सीवेज है हमारे वॉशरूम का वो कभी कभी सेप्टिक टैंक में जा रहा है। तो नीचे जो ऑलरेडी सीवेज था उसका सेटलमेंट हो रहा था, इतने में आपने फिर से ऊपर से सीवेज डाल दिया, तो डिस्पर्सन की प्रॉब्लम होती है सेप्टिक टैंक के अंदर। इसके कुछ डायमेंशंस, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। एक तो इसका जो हमारा डिटेंशन पीरियड होता है वो कितना होता है, 12 से 36 घंटे होता है। एक इसकी विड्थ इंपॉर्टेंट है, मिनिमम कितनी रखी जाती है, 0.75। कुछ बुक्स के अंदर कुछ अलग है, कुछ अलग है। तो अपन को IAS 2470 क्या कहता है कि भाई इसकी जो मिनिमम विड्थ है आप 0.75 मीटर रखो। लेंथ विड्थ का रेशो कितना बोलता है, 2 से 3 गुना। ये इसकी चीज़ है, मैंने इसमें लिख दी है। यह एक अनाएरोबिक सस्पेंडेड ट्रीटमेंट यूनिट है। इसके एक ही चैम्बर में सेडिमेंटेशन डाइजेशन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, एक ही में हो रहे हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। इसलिए इसे प्राइमरी यूनिट भी कहा जाता है। इसमें डाइजेशन के दौरान डिस्पर्सन की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, ठीक है ना। डिटेंशन पीरियड तीनों चीज़ मैंने लिख दी है। अब सेप्टिक टैंक और इमॉफ टैंक में केवल इतना सा अंतर है कि सेप्टिक टैंक जो होता है उसमें दोनों प्रोसेस एक ही यूनिट में हो रहे हैं, जबकि इमॉफ में दोनों प्रोसेस अलग अलग यूनिट में होते हैं। इमॉफ के अंदर क्या होता है, एक चैम्बर में तो होता है सेडिमेंटेशन, यूं बैठता है, वहां से स्लज दूसरे में जाएगा, उसमें डाइजेशन होगा, तो डिस्पर्सन प्रॉब्लम खत्म। उसका डिटेंशन पीरियड कितना होता है, 2 से 4 घंटे ओनली, ठीक। तो ये लिखा है इसमें। यह भी सेप्टिक टैंक की तरह होता है, लेकिन इसमें सेडिमेंटेशन और डाइजेशन के 2 अलग चैम्बर होते हैं, अलग चैम्बर है दोनों, जिससे इसमें डाइजेशन के दौरान डिस्पर्सन की प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होती। ये अपना इमॉफ टैंक था। क्लियर है कि नहीं। आप इसको उतारें तो इसके बाद में जो अपना आता है, तो ये अपने जो मोटे मोटे प्रोसेस थे उनके बारे में मैंने लिख दिया है बेसिकली। अब जो अपना आता है इसके बाद में क्या आता है, ये अपने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट थे जिनसे अपने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो यही थे। बाकी पढ़ने को तो अपने कंप्लीट रिसर्च के लिए तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपने लेवल पे वो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब हम बात करते हैं आगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद में क्या होता है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, उसकी बात करते हैं। उसमें क्या होता है, तो भैया जो सीवेज में स्लज था ना, वो ऑर्गेनिक मैटर माइक्रो सब कुछ खत्म हो चुके, नष्ट हो चुके, लेकिन है तो सीवेज के अंदर ही, तो सीवेज के अंदर ही चल रहे हैं। नष्ट का मतलब क्या है, इनएक्टिव हो गए, वो अपने लिए हार्मफुल नहीं है। तो वो जो है उसको अपन को बिठाना भी तो है, उन ऑर्गेनिक मैटर को नीचे बिठाना है, तो किस में बिठाएं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के जस्ट बाद में अपन को एक सेडिमेंटेशन टैंक बनाना पड़ेगा। एक पहले था, इसलिए इसका नाम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है, SST अपन इसको बोलते हैं। इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है इनएक्टिव वो नीचे बैठता है। इस टैंक में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट से आ रहे ट्रीटेड स्लज को सेटल करवाया जाता है। इसमें ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या है, डिकम्पोज, नष्ट, जो अपने लिए हार्मफुल नहीं है, जो कि हार्मफुल नहीं होता है, इसलिए इसका जो डिस्पोजल है एरोबिक किया जाता है। तो अपन इसका डिस्पोजल एरोबिक कर सकते हैं। PST का एरोबिक नहीं करते थे, रीजन भी हमने लिखा था, ठीक है ना। अब 1-2 नोट है इसी से रिलेटेड, SST से रिलेटेड। एक तो इसकी ओवरफ्लो रेट कितनी होती है, जैसे उसकी थी हमारी रेट, मैंने दोनों लिखी थी, कॉग्लेशन एडेड की, प्लेन की। ऐसी इसकी होती है, इसकी सिंगल होती है क्या, 25 से 35 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे।
एक दिन में 1 मीटर स्क्वायर से 25 से 35 मीटर क्यूब का स्लज जो है, सीवेज जो है, उसको ये सेटल करवा सकता है। ठीक है ना। एक नोट और है, अगर सेडिमेंटेशन टैंक जो है उसके रूप में आप रेक्टेंगुलर ना लेकर के, मतलब आप एक वर्टिकल लो और वो भी कैसा, हॉपर बॉटम टाइप का, हॉपर बॉटम वर्टिकल फ्लो टैंक का यूज करते हो, तो अपन उस एसएसटी टैंक को क्या कहेंगे, डॉटमन टैंक। तो डॉटमन टैंक क्या है, ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, बस स्पेशल है थोड़ा सा। क्यों, इसमें जो फ्लो है वो अप फ्लो ऊपर की तरफ होता है, और जो इसकी शेप है वो हॉपर टाइप की होती है। हॉपर मतलब ऐसे ऐसे, ठीक, हॉपर टाइप का इसका बॉटम होता है, अप फ्लो वर्टिकल होता है। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है, एसएसटी ही होता है, इसका नाम रख दिया गया अलग से, क्या, डॉटमन टैंक। अब ये थी कंप्लीट बात अपने किस चीज़ की, ये सीवेज ट्रीटमेंट की बात थी, जो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। सीवेज ट्रीटमेंट में इससे फर्दर और कुछ नहीं है। अब जो कुछ यूनिट्स अलग अलग हैं उनको मैंने इसी के अंदर कंटिन्यू कर दिया है। जैसे कि अब ये जो सीवेज था उसका एफ्लुएंट तो चला गया, अब बचा क्या, दो चीज़ बच गई भैया, ट्रीटमेंट तो हो गया। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, अब जो सीवेज है ना, जो एसएसटी के बाद जो अपने को प्राप्त हो रहा है, वो सीवेज अपने लिए हार्मफुल नहीं है। आप उसको कहीं पटको, आप उसको भैया जमीन पर पटक सकते हो, कहीं पर अगर लैंड है बहुत सारी तो वहाँ पटक सकते हो सीवेज को। हो सकता है आप उसको कहाँ पर पटको, किसी समुद्र में पटक दो, अगर समुद्र आसपास है तो। कोई नदी है तो नदी में भी डाल सकते हो, इन तीनों में से, झील में भी डाल सकते हो, तीनों में से किसी भी सोर्स में डाल सकते हो। मतलब सरफेस सोर्स, सरफेस वाटर सोर्स कौन से हो गए, नदी हो गई, ठीक है, तालाब हो गई, झील हो गई, इनमें डाल सकते हो। लैंड पर भी डाल सकते हो और समुद्र या सागर में भी डाल सकते हो, इन तीन जगह आप डाल सकते हो। तो डालने से पहले भी इसकी क्वालिटी चेक करी जाएगी कि भैया इसमें कोई क्राइटेरिया उसका फिक्स कर दिया गया है कि ये जो आप डाल रहे हो ना लैंड पर, तो इसके अंदर इतनी बीओडी और जो है सस्पेंडेड सॉलिड इतने होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप इसको लैंड पर डाल रहे हो तो इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप समुद्र में जा रहे हो तो डाल रहे हो इस सीवेज को, ट्रीटेड सीवेज को, तो उसकी बीओडी और सस्पेंडेड सॉलिड इस लिमिट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, दोनों ने अपने अपने क्राइटेरिया दिए हुए हैं, वो मैंने इसमें लिखे हैं। क्या, तो देखिए आप क्या, डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट। अब अपन को करना क्या है, बेसिकली दो चीज़ करनी। देखो ये सीवेज अपना ट्रीट हो गया, अब ये आगे जा रहा है, तो ये क्या है, इफ्लुएंट, मतलब गंदा सीवेज है लेकिन वो हार्मफुल नहीं है। दूसरा क्या है, जो नीचे बचा हुआ जो हमारा स्लज था, उस स्लज का भी हमें डिस्पोजल करना है। तो अब ये दो आइटम बच चुके हैं। तो इफ्लुएंट की बात करते हैं पहले, फिर स्लज की बाद में बात करें, स्लज को कैसे डिस्पोज किया जाएगा। भाई कचरा भी तो बहुत मिल गया अपन को बॉटम में पड़ा हुआ, उसको भी तो डिस्पोज करेंगे। वाटर ट्रीटमेंट में थोड़ी था इतना कचरा, इसमें मिल रहा है तो उसको कैसे डिस्पोज करेंगे, वो भी देखेंगे अपन। और इफ्लुएंट को देखते हैं पहले। तो इफ्लुएंट के बारे में कुछ बातें हैं। ट्रीटेड सीवेज को किसी भी सोर्स में डालने से पहले उसमें प्रेजेंट बीओडी 5 व सस्पेंडेड सॉलिड की मात्रा निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखो अगर सरफेस वाटर सोर्स, मतलब रिवर हुई, कैनाल, या फिर आप किसी झील में डाल रहे हो पानी को, उस सीवेज को, उस इफ्लुएंट को डाल रहे हो, तो उस इफ्लुएंट की जो बीओडी है ना, बीआईएस तो कहता है 20 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सस्पेंडेड सॉलिड 30 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होने चाहिए। अगर बात करें जीओआई तो वो कहता है 30 और 100 उसने लिमिट प्रीफर करी हुई है। और अगर आप उसको किस पर डाल रहे हो, समुद्र में डाल रहे हो, तो उस बीओडी 5 भी 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो भी 100 से। समुद्र में थोड़ा सा परमिट कर दिया, क्यों, समुद्र का पानी अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं रिटर्न में, इसलिए उसके अंदर अपन ने ज़्यादा परमिट कर दिया कि इतना गंदा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर अपन लैंड की बात करें तो वो मैं लिख देता हूँ, वैसे इतना काम का नहीं है। लैंड के लिए बीओडी 5 जो है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 500 मिलीग्राम पर लीटर। किसके लिए, लैंड के लिए। ये आप लिख सकते हो लैंड के लिए। एक चीज़ और, वो मुझे अभी यहाँ से याद आई कि जो सेप्टिक टैंक है ना, उसके लिए एक डेटा और होता है हमारा, क्या होता है, स्लज अक्यूमुलेशन रेट 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर। मतलब जब अपन सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन करते हैं ना भैया, जब अपन सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन करते हैं, जैसे जो अपने घरों में बना हुआ है ना, इस तरह का होता है, बहुत बड़ा सेप्टिक टैंक, वो पूरी सिटी के लिए होता है। तो अपन क्या सोच के चलते हैं, कैसे उसकी कैपेसिटी को निकालते हैं, तो उसकी कैपेसिटी को निकालने के लिए जो स्लज आ रहा है ना, स्लज, उसको अपन मानते हैं कि कितना स्लज आ रहा है। तो अपन कितना मान के चलते हैं कि एक साल में एक व्यक्ति के द्वारा 30 लीटर स्लज आ जाएगा। तो उस पॉपुलेशन को गुणा करके 30 से अपन निकाल लेते हैं उसकी कैपेसिटी को। तो कितना माना जाता है स्लज अक्यूमुलेशन रेट, स्लज के आने की दर कितनी मानी जाती है, 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर। ये आपको ध्यान रखनी है, किसके लिए, सेप्टिक टैंक के डिज़ाइन के अंदर अपने काम आती है, 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर, ठीक है ना।
अब देखो ये जो इफ्लुएंट डिस्पोजल की अपनी बात चल रही थी, ये मैंने बता दिया आपको इफ्लुएंट का डिस्पोजल इस तरह से करते हैं। अब इफ्लुएंट का डिस्पोजल जो है ना, अब देखो हो सकता है मैंने ट्रीटमेंट तो कर दिया सब कुछ, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से इफ्लुएंट आगे निकल चुका है। अब कई बार क्या होता है, किसी सिटी से आपने देखा इफ्लुएंट को, आपने ट्रीटमेंट नहीं किया उसका, और एक आपने ट्रीटमेंट किया, तो आपने देखा यार ये जो सिटी से जो मेरा सीवेज आ रहा है ना, आपने अपनी आंखों से देखा, आपको लगा यार इसकी क्वालिटी ना ज़्यादा बेकार नहीं लग रही, मतलब वो थोड़ा बहुत गंदा दिख रहा है, मटमैला दिख रहा है, बाकी मेरे को वो ज़्यादा उसके अंदर ऑर्गेनिक मुझे दिख नहीं रहे, ठीक है। तो अपने मन में क्या है, चल ठीक है तो ऐसा करो इस सीवेज को ना बिना ट्रीटमेंट के डायरेक्ट डाल दो कैनाल में, समझ रहे हो भाई बात। ये सिटी से सीवेज आ रहा था जिसको मैंने देखा, मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा बेकार है, तो मैंने उसके साथ सारे ट्रीटमेंट करे, तब जाके जो मेरा इफ्लुएंट मिला मुझे, उस गंदे पानी को मैंने नदी में भेज दिया था। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी हो सकता है कि मैंने देखा कि यार ये जो आ रहा है सीवेज ये इतना ज़्यादा गंदा नहीं, गंदा तो है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा करते हैं अपन इसको डायरेक्टली नदी में डाल देते हैं। तो नदी में डाल तो देते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ऐसा आप कब करोगे। और नदी में डालने के बाद नदी अपने आप उसको साफ भी कर देती है, कैसे कर देगी, अरे भैया ऐसे कर देगी, कुछ कई सारे फैक्टर्स होते हैं, सेडिमेंटेशन होता है उसमें, नदी तो बह रही है, नेचुरल है, तो कुछ पार्टिकल तो बैठ जाएंगे नदी में अपने आप ऐसे, ठीक है, सेडिमेंटेशन हो जाएगा उस सीवेज का। आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, डायरेक्टली डाल रहे हो, तो क्या क्या प्रोसेस होंगे भाई, सेडिमेंटेशन अपने आप हो जाएगा नदी के अंदर, ठीक है। डाइल्यूशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक नींबू था और मेरे पास 4 चम्मच पानी था, मैंने उस नींबू को उस 4 चम्मच में डाला, एक घुट पिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो एसिडिक लगा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वो खट्टा लगा। लेकिन उसी नींबू को मैंने एक ड्रम पानी में डाला, फिर उस पानी को पिया मैंने, तो भैया नींबू तो वही था, फिक्स एक नींबू था, लेकिन डाइल्यूशन रेशो मैंने चेंज कर दिया। यहाँ तो मैं 4 चम्मच में डाला था, वहाँ एक ड्रम में, तो ड्रम में उसका इफेक्ट मुझको महसूस ही नहीं हुआ। सेम चीज़ यहाँ पर है कि डाइल्यूशन रेशो, कि कितने पानी में आप सीवेज को मिला रहे हो, डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा पानी है, सीवेज कम है, मिला दिया तो अपने आप उसको कर देगा सेट, अपने आप उसकी मात्रा कम नहीं हुई है सीवेज की, क्या हो गया है, जो डाइल्यूशन है वो कम हो चुका, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, कि 1000 लीटर में केवल 1 लीटर सीवेज है, तो वो कंप्लीट क्या अपने आप इसको इस तरह से सेल्फ प्योरीफाई कर देती है हमारी स्ट्रीम। वो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो तो फर्दर देखेंगे। बाकी अपन अब देखते हैं डाइल्यूशन रेशो, कि डाइल्यूशन रेशो क्या होता है, उसकी लिमिट्स क्या होती हैं, तो अपन वो देखते हैं कि भाई जब डाइल्यूशन रेशो इतना होगा, अब मान लो ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी सिटी में देखा भाई सीवेज जो इतना गंदा नहीं है, लेकिन पानी भी ज़्यादा नहीं जा रहा नदी में पानी थोड़ा सा जा रहा है, तो उसको आपने उसमें मिला दिया तो वो गंदी हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि भाई इसमें ये जो सीवेज आ रहा था वो ज़्यादा गंदा नहीं था, और पानी जो था नदी में वो भी बहुत ज़्यादा था, तो आप मिला सकते हो। तो ये डाइल्यूशन रेशो पर डिपेंड करता है कितना ज़्यादा पानी अवेलेबल है सीवेज को मिलाने के लिए। तो डाइल्यूशन रेशो कितना आ रहा है उसके हिसाब से अपन उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर डाइल्यूशन रेशो कम है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो तीनों 4 पॉइंट्स में लिखता हूँ, आप फिलहाल इसको उतारो। देखिए भाई, तो अपन ने ये लिख दिया इसमें कंप्लीट कि सीवेज इफ्लुएंट जो होता है अपना, उसका जो ट्रीटमेंट है अपन को किस तरह से करना है, ट्रीटमेंट करना है या फिर नहीं करना है, जो भी सीवेज, तो वो किस पर डिपेंड करता है, डाइल्यूशन रेशियो पर। और ये क्या होता है कि भाई कितना पानी अपने पास अवेलेबल है, जैसे रिवर का हुआ, और कितना सीवेज है, इन दोनों का रेशियो, वो ज़्यादा है पानी, सीवेज कम है, इसका मतलब क्या उसमें अपन डाल सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो देखो डाइल्यूशन रेशियो क्या है, डाइल्यूटेड वाटर अपॉन में सीवेज इफ्लुएंट। डाइल्यूटेड का मतलब क्या है, डाइल्यूटेड का मतलब भैया ये तो मेरा आ रहा था कौन सा पानी, सीवेज, ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला है ये है मेरी रिवर, दोनों मिक्स हो गई, ये ब्लैक प्लस में ब्लू ये मिक्स हो गई, ये कौन सा है मेरा डाइल्यूटेड वाटर। तो जो मिलने के बाद में जो डाइल्यूटेड वाटर है अपॉन में सीवेज, इन दोनों का जो रेशो है वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूशन रेशो। अगर ये 500 से ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा का मतलब क्या है कि डाइल्यूटेड जो हो चुका है वो अपने सीवेज की तुलना में 500 गुना है। मान लो 1000 लीटर है तो वो कितना है, 500,000 मतलब 5 लाख लीटर है, ठीक है। तो क्या है, 5 लाख से ज़्यादा है, तो अपन को किसी प्रकार के ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। अपन समझ गए भाई कि वो बहुत ज़्यादा है वो,
और अपने पास सीवेज है कम, तो अपन को ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो नदी है वो अपने आप सेल्फ प्योरीफाई कर लेगी खुद को। कैसे करती है वो अपन आगे देखेंगे, कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन, ऑक्सीडेशन, वो अपन आगे देखेंगे फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा। तो 500 ज़्यादा है तो नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, 300 से 500 के बीच में है, इसका मतलब क्या है, पानी है तो सही लेकिन एक रेंज में है, तो अपन को केवल प्लेन सेडिमेंटेशन की जरूरत है। और अगर क्या है 150 से 300 है और रेशो कम हो गया, मतलब जो पानी अपन को मिल रहा है रिजल्टेंट वो कम है, सीवेज ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कौन सा, कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन प्लस में स्क्रीनिंग, ठीक। और अगर इसका रेशो 150 से कम है तो नहीं है भैया कि आप इन दोनों को मिला दो, नहीं, तो आपको सारे ही ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे जो हमने इस यूनिट के अंदर पढ़े थे, तब जाकर के आप जो इफ्लुएंट बचेगा उसको आप उस नदी में डाल सकते हो। तो ये आपसे पूछ सकता है कि 150 से 300 कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये है कि कितने डाइल्यूशन रेशो पर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है और कितने पर कंप्लीट की ज़रूरत है। तो 500 ज़्यादा पर ज़रूरत नहीं है, 150 से कम पर ज़रूरत है। ये दो आपको पॉइंट याद रखने हैं। एक दो नोट हैं सीवेज इफ्लुएंट से रिलेटेड ही, वो दोनों मैंने यहीं पर डाल दिए हैं। एक तो है हमारा सीवेज फार्मिंग, तो सीवेज फार्मिंग क्या होता है, जो सीवेज हमारा इफ्लुएंट प्राप्त हुआ है ना हमको सारे ट्रीटमेंट के बाद में, उस सीवेज के अंदर देखो नाइट्रोजन होता है, गंदा पानी तो है, बस ये हार्मफुल नहीं रहा, उसमें नाइट्रोजन है, पोटास है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, ये सारे के सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। और यही क्या होते हैं, हमारे पौधों के लिए न्यूट्रिएंट की तरह काम करते हैं। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि यार अपन को यूरिया डालना पड़ रहा था, बहुत सारी चीज़ डालनी पड़ रही थी, तो ऐसा करते हैं इसमें पानी तो आ ही रहा है, साथ में न्यूट्रिएंट भी आ रहे हैं, इसी से अपन खेती कर देते हैं। तो बहुत सारी जगह है सीवेज से ही खेती कर दी जाती है और वो फसल अच्छी भी उगती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सीवेज फार्मिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गंदे सीवेज से ही कर दो, नहीं, ट्रीटेड सीवेज से इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। और अपनी एक होती है सीवेज सिकनेस, सिकनेस का मतलब बीमार पड़ना, सीवेज के कारण, सीवेज सिकनेस का मतलब सीवेज के कारण बीमार पड़ना। ये कब होता है, आपने क्या किया, आपने जो अपने पेड़ पौधे थे उसको आपने सीवेज से ही, लेकिन वो सीवेज ट्रीटेड नहीं था, तो आपने अनट्रीटेड सीवेज से आपने फार्मिंग कर दी, पानी डाल दिया, पेड़ पौधे उगाने लगे, तो सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर थे, जो न्यूट्रिएंट थे, वो सॉइल के जो पोर्सेस थे, छेद, उनमें जाने लगे, उनको चॉक कर दिया। चॉक करते ही वो लिक्विड नीचे जाएगा ही नहीं, लिक्विड नीचे जड़ तक नहीं जाएगा तो अपना क्या, वो कंप्लीट जो खेत है वो चौक हो चुका है, पानी नीचे नहीं पहुंच रहा, चौक हो चुका है, तो वहाँ पर पैदावार नहीं होगी, तो अपन क्या कहेंगे, खेत अपना बीमार पड़ गया सीवेज की वजह से। इसको अपन बोलते हैं सीवेज सिकनेस। दोनों चीज़ क्लियर है, लिख दी है मैंने। सीवेज फार्मिंग, ट्रीटेड सीवेज इफ्लुएंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व पोटास की मात्रा अधिक होती है, जो क्रॉप्स के लिए न्यूट्रिएंट की तरह कार्य करती है। अतः इस इफ्लुएंट का यूज एग्रीकल्चर में किया जाता है, जिसे अपन सीवेज फार्मिंग कहते हैं। सीवेज सिकनेस क्या होता है, एक्सेस सीवेज डालने पर सीवेज में प्रेजेंट सॉलिड्स सॉइल के वॉइड्स को क्लॉग मतलब चौक कर देते हैं, इसे सीवेज सिकनेस कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो आप भैया इसको उतार लेंगे, कंप्लीट को उतार लीजिए आप, मैं साइड में हो जाता हूँ। तो ये अपना आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम्स, की जो नदियाँ होती हैं अपने आप को कैसे प्योरीफाई करती हैं, किन फैक्टर्स के द्वारा, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।